Hello students, myself Singh Nishu, and today I am going to take a little concept regarding depreciation account. So student, do you know what is depreciation account? So now in this lecture I will say what is depreciation account. So student, आपको पता है depreciation account होता क्या है? तो एक सिंपल आपको मतलब बताती हूँ डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि डेप्रिसिएशन मतलब कोई फिक्स एसेट आप जब भी बाय करते हो और जब भी आप फ्यूचर में इसको सेल करोगे तो इसकी जो लास्ट की जो वैल्यू आपको मिलेगी, लास्ट की जो प्राइस आपको मिलेगी, अमाउंट जो आपको मिलेगी, उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन अमाउंट। जैसे कि आप लोग ने बिल्डिंग परचेस किया, तो आप लोग ने बिल्डिंग अभी न्यूली परचेस किया तो आप लोग को समझ लो 15 लाख का मिला। आप लोग ने 15 लाख का बिल्डिंग परचेस कर लिया। आप लोग उसमें रहते आ रहे हो, टाइम बीतता गया 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, तो बिल्डिंग की जो वैल्यू उसकी कम हो जाती है। हाँ, तो आप वो बिल्डिंग 25 साल बाद आप दूसरे को बेचोगे तो आप 15 लाख का प्राइस से नहीं बेचोगे, तो कोई लेगा ही नहीं। वो बोलेगा 15 लाख का प्राइस से मैं बिल्डिंग परचेस करूँगा, सर मैं दूसरा बिल्डिंग ना ले लूँ मैं 15 लाख का। तो वो वैल्यू उसका बिल्डिंग का डिक्रीज हो गया, टाइम बीतता गया तब, तो वो वैल्यू है वो समझ लो 5 लाख में अब इसको बेचोगे, तो जो 5 लाख अमाउंट जो दूसरे लोग आपको देंगे, दूसरे पर्सन आपको देंगे, तो वो होगा आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा। ओके, चलो उसमें दूसरा एग्जांपल आपको देती हूँ मशीनरी का। आप लोग ने मशीनरी परचेस किया, 1 लाख का आप लोग ने मशीनरी परचेस किया। ओके, मशीनरी परचेस करने के बाद वो टाइम बीतता गया, आप लोग मशीनरी इतना अच्छे से यूज़ किए, अचानक से मशीनरी ख़राब हो गई, कभी उसकी कोई पार्ट नहीं मिले, कोई इसकी कभी किस इसमें जंक लग गया, कभी अचानक बंद हो गया है, तो मशीनरी अब कोई ख़रीदेगा भी नहीं, तो वो भंगार में चला जाएगा मशीनरी। तो जो भंगार वाला आपको जो स्क्रैप अमाउंट देगा, उसको जो स्क्रैप अमाउंट आपको जो देगा भंगार वाला, 1 लाख का मशीनरी का आपको 10,000 ही देगा, तो उसका जो मशीनरी का अमाउंट डिक्रीज होता गया है टाइम बीतने के कारण, तो वो जो 10,000 देगा वो आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा, डेप्रिसिएशन प्राइस होगा मशीनरी का। चलिए इसमें आपको थर्ड एग्जांपल देती हूँ, मोबाइल फ़ोन का आपको भी दे देती हूँ। मोबाइल फ़ोन, आप लोग ने मोबाइल फ़ोन का परचेस किया, 20,000 का परचेस किया आप लोग ने मोबाइल फ़ोन। ओके, परचेस किया, अभी तो सबको मोबाइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए, तो सब लोग ने मोबाइल परचेस कर लिया। अभी वही मोबाइल धीरे धीरे आप लोग यूज़ कर रहे हो, हर चीज़ यूज़ कर रहे हो, उसमें अचानक से इसका स्क्रीन टूट गया, कभी वो डिस्प्ले ख़राब हो गया उसका, कभी साउंड अच्छे से नहीं आ रहा है, तो वो क्या, इसका वैल्यू थोड़ा कम होता गया, तो धीरे धीरे आप किसी और को बेचोगे, तो दूसरे लोग जो खरीदेंगे आपसे जो, तो आपको वो 20,000 का मोबाइल का थोड़ा ना आपको प्राइस देंगे, वो तो आपको थोड़ा ही देंगे ना प्राइस, बोलेंगे 20,000 मैं आपको दूंगा तो मैं नया फ़ोन ना खरीद लूँ, तो वो क्या करेगा, फ़ोन आपको 5,000 या 3,000 में वो खरीदेगा आपसे फ़ोन, तो वो क्या आपको मिला, डेप्रिसिएशन अमाउंट आपको मिला मोबाइल का। तो चलिए हम लोग मीनिंग देखते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, आपको एग्जांपल द्वारा मैंने बताया है, तभी हम लोग मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स ड्यू टू यूज ऑफ एसेट्स, एफ्लिक्स ऑफ टाइम, एबोलेंस, एब्सोलेंस, एमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन। तो सिंपल मीनिंग ये देखते हैं कि डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कि कोई भी टेंजिबल एसेट्स में गिरावट आ जाना। अभी टेंजिबल एसेट्स मीन्स क्या है, जिसको हम लोग देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो, उस वैल्यू में गिरावट आ जाना, वो भी ये थोड़े रीज़न के कारण। तो कौन से रीज़न है वो देखते हैं। यूज़ ऑफ एसेट्स है, तो एफ्लिक्स ऑफ टाइम है, एब्सोलेंस है, अमोर्टाइजेशन और डिप्लेशन है। तो फर्स्ट देखेंगे यूज़ ऑफ एसेट्स। इसमें एग्जांपल दिया है मशीनरी। आप लोग ने मशीनरी परचेस किया, समझ लो मशीनरी आप लोग ने 1 करोड़ आपका परचेस आप लोग ने कर दिया बिजनेस में, मशीनरी परचेस किया, बाद में इसका टाइम बीतता गया, समझ लो 20-25 सालों से मशीनरी वो चलता गया, अचानक से उसका पार्ट नहीं मिल रहा, अचानक से मशीनरी ख़राब हो गई, वो मशीनरी का पार्ट कंपनी बनाना बंद कर दी, आपको मिल नहीं रहा है। ओके, तो वो जंक लगने लगे, सब जंक लग गया उसमें, फिर पार्ट भी नहीं मिल रहा, अचानक से ख़राब भी हो गया, तो मशीनरी वो आपको बेचना पड़ेगा। तो आप लोग 1 करोड़ क्या 1 लाख का अपने मशीन 1 करोड़ का मशीनरी जो आप लोग ने परचेस किया, तो आप भंगार में बेचोगे तो आपको 10,000 20,000 ही देंगे, अब उसका वैल्यू उतना थोड़ा देंगे जितना वो आप लोग ने परचेस किया। तो ये होगा यूज़ ऑफ एसेट। जैसे जैसे आप लोग ने मशीन एसेट्स यूज़ करते और समय बीतता गया, उसकी वैल्यू कम होते गई, तो
वो होगा यूज़ ऑफ एसिड्स। उसके कारण भी मशीनरी बंद हो जाती है। सेकंड है एफ्लिक्स ऑफ टाइम। एफ्लिक्स ऑफ टाइम मतलब क्या, टाइम जैसे जैसे बीतता गया, ओके, आप लोग ने न्यू मशीनरी तो खरीद लिया, ठीक है, तो आप लोग उससे ज़्यादा यूज़ नहीं किए, टाइम बीतता गया, ओके, टाइम वेस्ट होता गया और वो मशीनरी ख़राब हो गया अचानक से, तो ये भी एक रीज़न है उसका डेप्रिसिएशन का। फिर थर्ड है एब्सोलेंस, बाइंग द एसेट्स इन प्लेस ऑफ अदर एंड न्यू इनोवेशन गुड्स। मतलब क्या, कोई भी एसेट्स है, जैसे कि आप लोग ने 50,000 का फ़ोन ख़रीद लिया, आप लोग 50,000 का फ़ोन खरीद के न्यूली पैक जो है कवर के साथ ही कबर्ड में रख दिया, आप लोग उसको यूज़ भी नहीं, खोले भी नहीं डब्बा, ठीक है। फिर उस आप लोग ने क्या किया कि वो 2 दिन के बाद उससे अच्छा, उससे बेहतर फ़ोन लॉन्च कंपनी ने कर दिया, और वो जो फ़ोन लॉन्च किया वो 30,000 का फ़ोन है, अभी बेचेंगे वो लोग। उसका रैम भी अच्छा है, फीचर्स भी अच्छा है, कैमरा भी अच्छा है, और उसका रेट भी, प्राइस भी उन लोग को भी ठीक लगा, 30,000 का है। तो क्या करेंगे वो लोग, 30,000 का फ़ोन खरीदेंगे, तो आपकी वैल्यू कम हो गई ना। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो आपकी वैल्यू कम हो गई, तो उसको बोलेंगे एब्सोलेंस। 50,000 का फ़ोन, तो अभी आप किसी को बेचेंगे 50,000 में, थोड़ा ना कोई खरीदेगा, वो बोलेगा नहीं, इससे जब मैं 30,000 का फ़ोन ना खरीद लूँ। हाँ, तब आप क्या करोगे, 50,000 का फ़ोन जो आपका है, तो वो उसकी जो कंपनी है वो क्या करेगी, 29,999 का वो फ़ोन बेचेगी, उसका भी वैल्यू कम कर देगी ना वो, ताकि वो भी लोग खरीदें, उनका भी नुकसान ना हो, तो उसको बोलेंगे एब्सोलेंस। अब थर्ड है एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन मतलब कि फॉल इन वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। वैल्यू, कोई भी इंटेंजिबल वैल्यू का जो एसेट्स है उसके प्राइस में गिरावट आ जाना। हाँ, जैसे कि गुडविल हो, कॉपीराइट हो, पैटर्न है, ये जो इंटेंजिबल एसेट्स ये तीनों है, जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे इंटेंजिबल एसेट्स। वो फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो उसको बोलेंगे एमोर्टाइजेशन। अब लास्ट है डिप्लीशन, फॉल इन वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट्स, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि वेस्टिंग वेस्टिंग एसेट्स में अचानक गिरावट आ जाना, तो उसको बोलेंगे डेप्लीशन। तो उसमें एग्जांपल है आयरन ओर आ गया, कोल माइंस आ गया, तो ये सब एक रीज़न है डेप्रिसिएशन का, इसके द्वारा भी गिरावट आ सकता है, ओके। तो हम लोग अभी देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं डेप्रिसिएशन में, तो 3 फैक्टर है। फर्स्ट है कॉस्ट, सेकंड है एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू, थर्ड है एस्टिमेट यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कॉस्ट। ओके, देखिए मैंने इधर पे डायग्राम, एक्चुअली मैंने लिखा है, डायग्राम बनाया है, और नॉर्मली मैंने पेन से लिखा है। तो कॉस्ट, तो समझो आप लोग ने मशीनरी परचेस किया, तो आपका मशीनरी परचेस प्राइस कितना हुआ, आपका 1 करोड़ हुआ। ओके, एरो में दिख रहा है आपको ना, मैंने एरो डाल के लिखा है, परचेस प्राइस से 1 करोड़ है। अब आप लोग ने मशीनरी तो परचेस कर लिया दुकान में जाके, तो फिर वो दुकान वाला बोलेगा कि अभी मशीनरी तो आपने 1 करोड़ का परचेस किया, तो मुझे टैक्स पे करना होगा, तो वो ठीक है, तो उसने टैक्स ऐड कर दिया, ठीक है, तो टैक्स उसने समझ लो 10 लाख टैक्स ऐड कर दिया। तो फिर इसके बाद वो बोल रहा है कि अभी टैक्स भी ऐड कर दिया, अभी इंस्टॉलेशन चार्जेस है। हाँ, जैसे कि इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गया कि अभी इसको लेके जाना हो, गाड़ी भाड़ा का खर्चा हो, फिर इसको उधर जाके फिटिंग करना हो कंपनी में जाके, तो वो सब क्या है, अलग चार्जेस, उसका भी आ गया एक्सपेंस। तो इंस्टॉलेशन चार्ज भी उसके कंपनी तक लेके जाएगा, गाड़ी का भाड़ा लगाएगा, फिट करेगा, सब कुछ करके वो 5 लाख रुपीज़ लेगा उसका कॉस्ट। बाद में लास्ट से इरेक्शन चार्जेस। इरेक्शन चार्जेस जहाँ पे मशीनरी फिट करना है, तो उधर पे उसको जगह नहीं मिला, तो वो बोला कि उधर फिट करना है, तो उधर से पूरा भंगार हटाओ, उधर से पूरा वेस्ट जगह खाली करो, तो जगह खाली करने के लिए वो 2 लाख रुपीज़ मांग लिया, और बाकी एक्स्ट्रा खर्चा जो भी एक्सेट्रा मैंने लिख दिया वो, तो उसका जितना भी टोटल कॉस्ट है, हाँ, मशीनरी जहाँ से परचेज़ किया, जहाँ तक हम लोग ने इसको कंपनी तक लाया, उसका पूरा चार्ज, वो पूरा जितना भी एक्सपेंडिचर है, तो वो पूरा टोटल करके इसको बोलेंगे कॉस्ट। अपना ये क्या हो गया, अपना कॉस्ट एक्सपेंस हो गया, ओके। अब सेकंड आता है एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू।
एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू स्टूडेंट ये होता है कि हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। देखो मैंने इधर दिया है कि मैं आज मोबाइल ख़रीदा हूँ, ठीक है, दिख रहा है स्टूडेंट आप लोग को, टुडे मैंने मोबाइल ख़रीदा है, आई हैव बाई अ न्यू मोबाइल, ओके, एंड आई एम थिंकिंग दैट आफ्टर 5 years माई मोबाइल वैल्यू विल बी 1000। तो देखिए स्टूडेंट 5 years के बाद, दिख रहा है आपको, 5 years के बाद मेरा मोबाइल का जो भंगार में जो वैल्यू मिलेगा मुझे 1000 मिलेगा। मेरा 20,000 का जो फ़ोन है मुझे फ्यूचर में 5 year के बाद 1000 ही स्क्रैप मिलेगा। तो क्या हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, तो उसका डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या आता है स्टूडेंट, कि कॉस्ट माइनस एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू। ओके, तो ये हो गया अपना एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू। अब थर्ड आते हैं हम लोग एस्टिमेट यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, कि हम लोग सोच रहे कि मेरा जो मोबाइल है 6 साल के बाद कितना, वो 6 साल जिएगा या 6 साल तक चलेगा, ओके, कि उससे ज़्यादा चलेगा, वो मैं सोच रहा हूँ कि उसकी लाइफ जो है, लाइफ ऑफ एसेट्स कब तक चलेगी। ओके, तो ये भी एक फैक्टर इफेक्ट करता है डेप्रिसिएशन में। तो डिफरेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, तो स्ट्रेट लाइन मेथड और सेकेंड है रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड को स्टूडेंट हम लोग है ना फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, ओके। और सेकेंड जो रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड को हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड हम लोग देखेंगे SLM। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला दिया है D = C-S/N। डी क्या हुआ अपना स्टूडेंट, एनुअल डेप्रिसिएशन, हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन क्या है मिलेगा हम लोग को। सी क्या है, हम लोग का कॉस्ट प्राइस, कि एक मशीनरी हम लोग ने परचेज़ किया तो उसको कंपनी में लाना, उसको सेट करना, उसका टोटल जो कॉस्ट है, हाँ, टोटल जो खर्चा है, तो वो सबको ऐड करके उसको कॉस्ट प्राइस लिखना। फिर स्क्रैप वैल्यू, कि आप लोग का जो मशीन परचेज़ किया आपको लास्ट, जैसे कि 25 साल हो गया, 30 साल हो गया, तो उसका जो वैल्यू लास्ट में आपको भंगार में बेचोगे आप, उसका जो वैल्यू मिलेगा तो आपका वो स्क्रैप वैल्यू होगा। फिर एन नंबर्स ऑफ ईयर ऑफ यूज़फुल लाइफ, कि आपका जो मशीनरी है कितना साल तक चलेगा, तो वो नंबर ऑफ यूज़फुल लाइफ है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग शॉर्ट में SLM भी बोलेंगे। अब D = कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ। ये जो मैं इसका एग्जांपल दी, कॉस्ट हम लोग जैसे कि है कि 1 लाख रुपीज़ का हम लोग ने मशीनरी परचेज़ किया, तो हमारा कॉस्ट है, ओके, मशीनरी परचेज़ किया, पूरा एक्सपेंस पूरा मिला के इसमें टैक्स भी आ गया, सब कुछ इरेक्टेशन भी आ गया और मिसलेनियस एक्सपेंस सब कुछ आ गया इसमें, तो वो अपना कॉस्ट हो गया। स्क्रैप वैल्यू है, तो स्क्रैप वैल्यू है कि अपना मिलेगा ही नहीं, स्क्रैप में वैल्यू कभी कभी मिलता भी नहीं है, ओके, अमाउंट जो है भंगार में बेचोगे तो उसका वैल्यू भी नहीं मिलेगा, तो उसको समझ लो ज़ीरो है। और वर्किंग लाइफ है 10 साल तक आप चलेगा वो। तो देखो आप लोग इसको डिवाइड करो कितना होगा, काटो, तो 10,000 आपको अमाउंट मिल जाएगा। इसका जो है ये D = C-S/N, इसका शॉर्ट में मैंने उधर पे एग्जांपल दिया आपको, ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा। अभी कैलकुलेशन कैसे करते हैं SLM का, जैसे कि 1 लाख का अपने मशीनरी परचेज़ किया, अब बताया गया है कि 10% रेट पे अपने को करना है। तो SLM में क्या है स्टूडेंट, कि हम लोग को 10 साल माइनस करते रहने का है, जैसे कि 3 साल के लिए बोला है कि 4 साल के लिए बोला है, ओके, तो हम लोग का 10% हर एक साल में माइनस करने का है। तो 1 लाख का 10% 10,000, फिर वापस से 1 लाख का 10% 10,000, 1 लाख का वापस से 10% 10,000, 1 लाख का वापस से 10% 10,000, तो माइनस करके हम लोग को ये अमाउंट मिला 60,000, ओके। तो हम लोग SLM में क्या डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड में हम लोग इसको कैलकुलेट कर देते हैं, ओके। अब आया है हम लोग को जब परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन फार्मूला हम लोग को ढूंढना रहेगा, जैसे कि इसमें नोट दिया गया है, इफ़ कॉस्ट स्क्रैप वैल्यू वर्किंग लाइफ इज़ गिवन, इस कॉस्ट भी दिया गया है, स्क्रैप वैल्यू भी दिया गया है और वर्किंग लाइफ भी दिया है, और उसके साथ साथ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी दिया गया है कि 5%, 10%, 15%। तो उस केस में हम लोग को रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है, डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इंटू 100।
तो डेप्रिसिएशन अपने को देखा पीछे कितना मिला था, 10,000 मिला था इंटू 100 अपॉन 1,00,000, कॉस्ट अपना 1,00,000 था, तो उसको अपने कैलकुलेट करेंगे तो 10% अपने को मिलेगा। ओके, जब ये सब चीज़ दिया रहेगा, कॉस्ट भी दिया रहेगा, स्क्रैप वैल्यू भी दिया रहेगा, वर्किंग लाइफ भी दिया रहेगा, और उसके साथ साथ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी दिया रहेगा 5%, 10%, 15%, तो उस केस में ये फॉर्मूला से हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब है लास्ट रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फॉर्मूला नहीं आता है स्टूडेंट्स, उसमें स्ट्रेट फॉर्मूला है, वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का ही है जो अभी पीछे हम लोग देखे। ओके, इसमें नोट दिया है डेप्रिसिएशन विल ऑलवेज बी प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द ईयर। डेप्रिसिएशन हमेशा लास्ट ईयर में ही हम लोग को दिया रहेगा हमेशा। रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड में सपोज कॉस्ट दिया है 1,00,000 कॉस्ट दिया है और डेप्रिसिएशन दिया गया है 10% दिया गया है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है हम लोग को स्टूडेंट देखें। कितना दिया है 1,00,000 रुपया, फर्स्ट ईयर में हम लोग का 1,00,000 रुपया दिया है कॉस्ट, ठीक है, 10% अपने किए तो कितना हुआ 90,000 हुआ। फिर सेकेंड ईयर में वापस से 10% किया तो हम लोग को 90,000 का 10% करना है, तो अपने को क्या मिलेगा 9,000 मिलेगा। तो हम लोग को कैलकुलेट करेंगे 90,000 माइनस 9,000 तो 81,000। फिर वापस हम लोग को थर्ड ईयर में 10% कैलकुलेट करना, तो हम लोग को 81,000 के ऊपर 10% कैलकुलेट करेंगे तो 72,900 मिलेगा। तो ये होता है रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड में डायरेक्टली हम लोग 10% करते रहते थे, उसमें क्या है जो अपने को जैसे जैसा अमाउंट मिलता रहेगा उस पर 10% करने का है। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं और रेड्यूसिंग और स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट।